नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम सेक्सुअल हरेसमेंट से संबंधित जो कानून चल रहा था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और उसमें जो हमने कहाँ तक अध्ययन कर लिया था, तो हमने धारा 8 तक अध्ययन कर लिया था और 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज से हम पढ़ेंगे अध्याय 4 से और इसमें जो परिवाद से संबंधित प्रावधान किया गया है और इसमें धारा 9 से लेकर 11 तक प्रावधान किया गया। धारा 9, 10, 11 इसके बारे में पढ़ेंगे कि धारा 9 में क्या लिखा हुआ है, 10 में क्या लिखा हुआ है और 11 में क्या लिखा हुआ है, और ये सब परिवाद से रिलेटेड है। इससे परिवाद यानी शिकायत से। तो देखते हैं सबसे पहले धारा 9 क्या कहती है। धारा 9 में लिखा हुआ है लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। क्या लिखा हुआ है? लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, यानी कि लैंगिक जो सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है उससे संबंधित जो शिकायत होती है उसके बारे में उल्लेख कर रखा है। इसमें क्या लिखा है कि कोई भी व्यतीत महिला परिवाद को आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को घटना की तारीख से 3 माह के भीतर भीतर दे सकती है। यानी कि ऐसी जो पीड़ित महिला है उसको इस कानून में व्यतीत महिला कहा गया है, जिसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है। वो उसके साथ जो घटना घटित हुई है सेक्सुअल हरेसमेंट की, उस घटना से लेकर 3 महीने के भीतर भीतर या तो वो स्थानीय परिवार समिति के समक्ष अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए, नहीं तो फिर कहां पे जाके दर्ज करा सकती है? आंतरिक समिति। 2 समितियां होती है, एक तो स्थानीय समिति और एक आंतरिक समिति। जहां 10 से कम व्यक्ति काम करते हैं उनके लिए जो कमेटी बनाई जाती है वहां पे उस संस्था में, तो वो आंतरिक समिति होती है, और जहां 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं वहां पर स्थानीय परिवार समिति होती है। तो दोनों में से जो महिला कहाँ की काम करने वाली है तो वो वहां जाके शिकायत कर देती है। इसके अलावा श्रृंखलाबद्ध घटनाओं में अंतिम घटना की तारीख से 3 माह के भीतर दे सकती है। माना कि किसी महिला के साथ पिछले 3 साल से सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, तो ये नहीं है कि पिछले पहली बार जहां से घटित हुआ वहां से नहीं, अंतिम बार तक जब उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ वहां से भी 3 जो महीने की है ये अवधि काउंट की जाए। आगे देखो, यदि परिवाद लिखित में नहीं है तो उसे आंतरिक समिति के पीठासीन अधिकारी या सदस्य तथा स्थानीय समिति के जो अध्यक्ष है या सदस्यों के द्वारा उचित सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे ये महिला आंतरिक परिवार समिति के पास रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गई या स्थानीय परिवार समिति के पास रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गई, तो जैसे जाएगी, माना कि वो लिखित में नहीं लेके आई, तो फिर इसका आंतरिक परिवार समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको पीठासीन कहा गया है। क्या कहा गया है? पीठासीन कहा गया है, पीठ पर आसीन। और स्थानीय परिवार समिति का जो अध्यक्ष है उसको तो अध्यक्ष ही कहा गया है। क्या कहा गया है? इसको हेड को अध्यक्ष कहा गया है। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है तो वो उसको उचित सहायता उपलब्ध कराए, चाहे वो खुद लिखे या लिखवाए, जो भी है सारा सुविधा तंत्र उपलब्ध कराए, इस बात का उल्लेख कर रखा है। नोट, ये समितियां 3 माह से अधिक समय भी दे सकती हैं शिकायत नहीं कर पाने का उचित कारण होने पर। देखो, वैसे तो लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद यानी कि शिकायत देने की जो अवधि बताई गई है वो सामान्यतः कितनी बताई गई है? 3 महीने बताई गई है। लेकिन अगर इन कमेटियों को, आंतरिक परिवार समिति और स्थानीय परिवार समिति को ये लग जाए कि भाई इसने इस वजह से कोई उचित कारण हो, तो ऐसी स्थिति में 3 महीने से भी अधिक का समय उनको दिया जा सकता है शिकायत दर्ज कराने का। अगला है कि यदि व्यतीत महिला यानी कि जो पीड़ित महिला है वो अपने शारीरिक या मानसिक असमर्थता, मृत्यु के कारण परिवाद करने में असमर्थ है, तो उसका विधिक वारिस अन्य विहित भी परिवाद कर सकेगा। मतलब कोई जो पीड़ित महिला है अगर वो मेंटली रूप से या फिजिकली रूप से असमर्थ है विद्यार्थियों, या मृत्यु हो चुकी है उसकी और वो परिवाद नहीं दे पाई है, तो ऐसी स्थिति में जो उसका कोई लीगल वारिस होता है वो उसकी शिकायत दर्ज करा सकता है। पहली बात तो धारा 10 क्या कहती है कि जैसे ही ये इस धारा 10 में लिखा हुआ सुलह, सुलह का मतलब होता है राजीनामा, कॉम्प्रोमाइज करना। जैसे माना कि किसी व्यतीत महिला ने प्रत्यर्थी यानी कि जो आरोपी है उसके विरुद्ध अगर ऐसी शिकायत दर्ज कराई जाती है तो उनके बीच में सुलह भी करवाया जा सकता है। उसका क्या प्रोविजन होगा उसको देखते हैं। तो देखिए, आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय परिवार समिति के द्वारा धारा 11 के अधीन जांच शुरू करने से पहले व्यतीत, देखो परिवार तो किसमें दिया? धारा 9 के तहत, और सुलह की बात की जा रही 10 में, और 11 में की जा रही जो ये जांच शुरू करती है स्थानीय परिवार समिति या आंतरिक परिवार समिति उसके बारे में। तो उससे पहले, जांच शुरू करने से पहले व्यतीत महिला यदि अनुरोध करती है तो प्रत्यर्थी और उसके बीच में मामले का समाधान करने का उपाय किया जा सकता है। यानी कि व्यतीत महिलाएं आकर कहती है कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, राजीनामा करना चाहते हैं, तो वो सुलह भी करवाया जा सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा इसका है, यदि मामले को लेकर कोई समाधान हो जाता है तो उसको जो समितियों के द्वारा अभिलिखित है कर नियोजक या जिला अधिकारी को भेजना होगा। क्योंकि जो आंतरिक परिवार समिति है उसके नियोजक को या फिर जो जिले में जो बैठता है जिला कलेक्टर, उसको इसकी सूचना भेजनी होती है कि भाई इन्होंने शिकायत तो दी थी लेकिन इनके आपस में क्या हो गया? कॉम्प्रोमाइज हो गया है, राजीनामा हो गया है।
इसके अलावा जो समाधान हुआ है, जो इनके कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उसकी प्रतियां व्यतीत महिला को और प्रत्यर्थियों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब एक एक कॉपी उनको भी दे देते हैं, किसको, जो सेक्सुअल हरेसमेंट करने वाला व्यक्ति है उसको, और जिसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है उसको एक एक उस राजीनामा की कॉपी दे दी जाती है। इसके अलावा मामले का समाधान होने पर आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय परिवार समितियों के द्वारा जांच संचालित नहीं की जाएगी। तो जब कॉम्प्रोमाइज ही हो गया तो आगे किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये सारी बातें लिखी हुई किसमें, धारा 10 में लिखी हुई है। धारा 11 क्या कहती है इस एक्ट की, वो कहती है परिवाद के बारे में जांच शुरू करना, यानी कि जांच के बारे में बोलती है। यदि प्रत्यर्थी कर्मचारी है तो सेवा नियमों के तहत परिवाद की जांच करना। प्रथम दृष्टया मामला बनने पर धारा 509 आईपीसी 1860 का मामला पंजीबद्ध कर 7 दिवस में पुलिस को अग्रेसित करना। मतलब देखिए, अगर किसी कंपनी में काम करने वाला कोई कर्मचारी है तो उसके विरुद्ध सेवा नियमों के अनुसार, उस कंपनी के जो रूल्स होते हैं उसके अनुसार भी उसके खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही में आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करवाने हेतु 509, जिसमें जो छेड़छाड़ से संबंधित या महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने से संबंधित जो धारा है, इसमें विद्यार्थियों मामला पंजीबद्ध किया जाएगा और 7 दिवस के भीतर भीतर जो भी अपना संबंधित थाना लगता है उसको सूचित करना होता है। इसके अलावा जो आईपीसी की धारा 509 है उसके तहत दोष सिद्ध किया गया है, पर इस अधिनियम की धारा जो 15 है उसके तहत व्यतीत महिला को प्रत्यर्थी से राशि दिलाना जाना, तो ये भी काम करेगी। मतलब उसको जो अगर कोई इस राशि दिलाने की बात है कोई, तो ये भी दिलाएगी। धारा इसकी उपधारा 3 क्या कहती है कि आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय परिवार समिति को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है, यानी कि सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होगी। जो 2 कमेटियां बनी हुई है जिनका नाम है आंतरिक परिवार समिति और स्थानीय परिवार समिति, इन दोनों को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती है। इसके अलावा जो ये जांच है वो कितने दिन में पूरी करेगा, तो 90 दिन में इनको पूरी करनी होती है अपनी जांच। ठीक है। इसके अलावा ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना इन सारी चीजों को, कि परिवाद जो पेश किया जाएगा, जैसे धारा 9 में परिवाद के बारे में बता रखा है कि परिवाद जो पेश किया जाता है उन 6 प्रतियों में पेश किया जाता है। कितने में? 6 कॉपियों में पेश किया जाता है। समिति के द्वारा 7 दिन के भीतर परिवाद की एक प्रति प्रत्यर्थी को भेजी जाती है। मतलब एक प्रकार से प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा जो प्रत्यर्थी है, प्रत्यर्थी मतलब जो आरोपी, प्रति दस्तावेज प्राप्त होने से 10 दिन के भीतर परिवाद का जवाब देना होता है उसको। उसके अलावा फिर समिति के द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए जांच की जाएगी। इसके अलावा परिवादकर्ता या प्रत्यर्थी उचित कारण के बिना लगातार होने वाले 3 सुनवाइयों में अगर एब्सेंट रहता है तो ऐसी स्थिति में जो समिति है, चाहे आंतरिक परिवार समिति हो चाहे स्थान परिवार समिति हो, जांच की कार्रवाई समाप्त करने और एक पक्षीय निर्णय देने के लिए अधिकारी होगी। विद्यार्थी उसको पावर दिया गया, लेकिन अपना अंतिम निर्णय सुनाने से पहले 15 दिन का एक अग्रिम नोटिस भी उस प्रत्यर्थी को भेजा जाएगा, या दूसरा पक्ष जो भी पक्ष नहीं आ रहा उसको। इसके अलावा पक्षकारों के परिवार समिति के समक्ष कार्रवाई के किसी चरण में अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी वकील, एडवोकेट को लाने की अनुमति नहीं दी गई है इस एक्ट में। साथ ही में जांच संचालन करते समय पीठासीन अधिकारी, जो कि आंतरिक परिवार समिति का जो हेड होता है उसको पीठासीन अधिकारी कहा गया है। अध्यक्ष किसको कहा गया है? जो स्थानीय परिवार समिति उसके हेड को कहा गया है। वो 3 सदस्य उपस्थित भी होंगे जब इस प्रकार के मामले को निस्तारित किया जाएगा उस समय। अध्याय 4 कंप्लीट हो चुके हैं। अध्याय 5, तो अध्याय 5 का नाम है परिवाद के बारे में जांच के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे धारा 12, धारा 13, धारा 14 और धारा 15 और धारा 16 और धारा 17 और धारा 18। तो इसमें 12 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। तो अब एक एक धारा को देख लेते हैं। धारा 12 में क्या लिखा हुआ है, 13 में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 12 में लिखा हुआ है जांच के लंबित रहने के दौरान कार्रवाई करना। मतलब जब जांच पेंडिंग है तो इस दौरान कौन कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस दौरान ये कार्रवाई की जा सकती है, जैसे व्यतीत महिला है और जो प्रत्यर्थी है उनको अगर एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो अलग अलग ऑफिस में उनका ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है। या फिर इस जो व्यतीत महिला है उसको कुछ समय के लिए छुट्टी पर भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा धारा 5, जांच रिपोर्ट है वो किसको सौंपी जाएगी, इसके बारे में लिखा हुआ धारा 13 में। जांच पूरी होने पर जो समिति के द्वारा, जो चाहे आंतरिक परिवार समिति हो चाहे स्थानीय परिवार समिति हो, आंतरिक परिवार समिति तो अपने नियोजक को और स्थानीय परिवार समिति जिलाधिकारी को 10 दिन के भीतर भीतर अपनी रिपोर्ट भेजती है और इन समितियों के द्वारा रिपोर्ट में सिफारिश करेगी कि मामले में कोई कार्रवाई की जानी अपेक्षित है या नहीं है। समिति के द्वारा रिपोर्ट में कथन साबित होने की सिफारिश करेगी और मामले में कोई कार्रवाई की जानी है उसके बारे में लिखेगी। साथ ही में विभागीय कार्रवाई या राशि कटौती उसकी भी सिफारिश की जाएगी। समिति के द्वारा की गई सिफारिश नियोजक या जिलाधिकारी के द्वारा 60 दिन के भीतर भीतर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नियोजक कौन होता है? कंपनी का जो संस्थापक है वो नियोजक आ गया है यहाँ पर। इसके अलावा धारा 14 क्या कहती है कि मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या
साक्ष्य देने के लिए जो दंड है उसके बारे में। अगर कोई महिला किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी अगर शिकायत देती है, झूठी परिवाद पेश करती है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उसके खिलाफ अगर जैसे सामान्यतः हम कोई केस में देखते हैं कोई झूठा मुकदमा दर्ज करा देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो अन्य कानूनों के तहत भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही में इस एक्ट में ये कहा गया है कि अगर उसके संबंधित किसी विभाग में काम करती है, वो कंपनी में काम करती है, तो उसके जो रूल्स बने हुए हैं उनके अनुसार भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आगे है धारा 15, क्या कहती है? प्रतिकर की अवधारणा। तो व्यतीत महिला को प्रत्यर्थी से दिलवाए जाने वाले जो प्रतिकर है, जो खर्चा है, जो मतलब उसका जुर्माना है वो दिया जाएगा, उसके बारे में वो बंद किया गया है। धारा 15 में इस बात का उल्लेख किया गया है। धारा 16 ये कहती है कि परिवाद की अंतर्वस्तु और जांच कार्रवाइयों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिबंध। मतलब इसमें यह कहा गया है कि जो शिकायत दर्ज करवाई है व्यतीत महिला ने वो, और इसमें जो आंतरिक परिवार समिति है, स्थानीय परिवार समिति के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, उन सब को क्या किया गया? प्रतिबंधित किया गया है। उनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, पब्लिक नहीं किया जाएगा। 17 लिखी हुई कि परिवाद की अंतर्वस्तु या जांच कार्रवाइयों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने की शास्ति, अगर धारा 16 का कोई उल्लंघन करता है तो धारा 17 के तहत उसके ऊपर शास्ति यानी कि जुर्माना लगाया जा सकता है। और वो कितना जुर्माना हो सकता है? 5,000 रुपए तक का जुर्माना राशि ली जा सकती है। ठीक है। धारा 18 कहती अपील। मतलब ये जो स्थानीय परिवार समिति है या फिर हम बात करें आंतरिक परिवार समिति, इन्होंने कोई निर्णय दे दिया तो इनके विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? या नियोजक या जिलाधिकारी ने भी उनको पनिश कर दिया तो उनकी अपील कहाँ की जा सकती है? तो किसी भी न्यायालय में अधिकरण में 90 दिन के भीतर भीतर विद्यार्थियों उस निर्णय के विरुद्ध क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है, मतलब अपील हो सकती है। इसके अलावा अध्याय 6 इसमें दिया हुआ नियोजक के कर्तव्यों के बारे में उल्लेख कर रखा है कि नियोजक के क्या क्या कर्तव्य होंगे, और इसमें लिखा हुआ धारा 19 में। तो इसको हम धारा 19 में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू मित्रों, आपने हमारे के लिए बहुत बहुत